है शाहिद अंसारी और मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लैक बियर्ड चैनल में। जैसे कि आप लोगों के सारे मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि DDUGKY के बारे में बताइए। ऑलरेडी मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। आज थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक बार मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन अलर्ट को एक्टिव कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आते हैं उसका अलर्ट आपके पास आ जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं DDUGKY के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो DDUGKY जो प्रोजेक्ट है, जिसे हम कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फंड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से किससे फंड आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जो स्टेट एजेंसी होती है वो इसको एग्जीक्यूट करती है प्राइवेट मॉडल पर। सपोज करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आ रहा है, कोई भी स्टेट स्किल एजेंसी है क्या हो रहा है तो सपोज करते हैं कि स्टेट स्किल एजेंसी जो है वो इसके लिए सबसे पहले विंडो ओपन करती है, PIA को इनवाइट करती है एप्लीकेशंस के लिए, फिर उनको स्क्रूटनाइज करती है और उनको प्रोजेक्ट देती है, और फिर जो भी PIA होता है, जो ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात आती है कि PIA या ट्रेनिंग पार्टनर जो भी है, जो भी कंपनी है आपके पास, जो भी कंपनी है, फर्म है या रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है, वो इस चीज को अप्लाई कैसे करे। अप्लाई करने का सीधा सा तरीका है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई नीति आयोग का क्या यूज है। मैंने नीति आयोग के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो पूछते हैं कि भाई नीति आयोग का क्या यूज है। तो यहाँ पर नीति आयोग का यूज होता है। सबसे पहले DDUGKY प्रोजेक्ट को फाइल करने के लिए आपको नीति आयोग के नंबर की जरूरत है। तो सबसे पहले आप नीति आयोग का यूनिक ID जनरेट करें। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, www.ngodarpan.gov.in पर आपको अपना सोसाइटी, फर्म या फिर ट्रस्ट जो भी आपके पास है उसको रजिस्टर करना है और वहां से आपको 4 से 5 दिन के अंदर यूनिक ID मिलेगा। अब उस यूनिक ID के बाद आपको सेकेंड स्टेप है PRN जनरेट करना। PRN जनरेट का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिंक्स दे दूंगा कि किस तरीके से होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कि कहाँ से PRN रजिस्ट्रेशन जनरेट होता है। जैसे ही आप PRN के लिए फाइल करते हैं तो ऑन द स्पॉट वो आपको TRN देता है। TRN क्या होता है कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे आप डिपार्टमेंट से फॉलो अप ले सकते हैं रेफरेंस नंबर से। वो आई थिंक 15 से 20 दिन में आपको TRN की जगह आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देते हैं। जैसे ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो जाता है तो आप DDUGKY के पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। पोर्टल कौन सा होता है उनका, ruralskills.in, जिस पर DDUGKY का प्रपोजल फाइल होता है वो होता है ruralskills.in। उस पर आपको जाना होता है और अपना PRN यूज कर लॉगिन क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास PRN परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपका लॉगिन क्रिएट नहीं हो पाएगा। PRN मैंडेटरी है और नीति आयोग मैंडेटरी है। ruralskills.in पर लॉगिन करने के बाद आपको एक पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना होता है। अंदर एक टैब आपको मिलेगा प्रोजेक्ट प्रपोजल का। पूरी कंपनी की डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, उसके फाइनेंशियल आपको फिल करने पड़ेंगे, और उसके बाद सारा का सारा एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाना पड़ेगा, सपोज इससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं। कोर्स किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कोर्स ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा हो। कौन सा, ऐसा कोर्स सेलेक्ट करेंगे जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा हो और उसका लैब एक्सपेंसेस सबसे कम हो। तो ऐसा कोर्स हमें सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंट से मिलने वाला पेमेंट होता है वो बढ़ जाता है और लैब की जितनी भी लायबिलिटी एक ट्रेनिंग सेंटर पर आती है वो कम हो जाती है। तो हम बेसिकली, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कभी भी एक ट्रेनिंग सेंटर चालू करना होता है तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में उसको चालू कीजिए। तो उसी का सही तरीका है कि ऐसा कोर्स हम जिसमें मतलब सिलेक्ट करें जिसमें सबसे ज्यादा ड्यूरेशन और लैब एक्सपेंसेस कम हो। तो ऐसे कोर्स सिलेक्ट करते हुए हम लोग DDUGKY का प्रपोजल फाइल करते हुए एक चीज और ध्यान में रखनी है हमें कि जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है उसकी कोर्स कैटेगरी 1 होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो रेट हमें मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू कॉमन नॉर्म्स वो सबसे ज्यादा हाई रहेगी, तो जो भी आपके फाइनेंशियल बनेंगे वो भी ज्यादा बनेंगे। दूसरी चीज पर चलता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि DDUGKY जो प्रोजेक्ट होता है वो स्पेशली रूरल BPL कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसमें आप जनरल कैंडिडेट्स को
मोबिलाइज करके ट्रेन नहीं कर सकते। मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसमें सिर्फ रूरल बीपीएल के ही कैंडिडेट को यूज में ले सकते हैं। अब सपोज करते हैं आपने इसमें पूरा प्रपोजल जो है वो पूरा फाइल कर दिया। प्रपोजल फाइल करने के बाद इसमें आई थिंक जो प्रपोजल आप फाइल कर रहे हैं उसमें 25,000 का डीडी जाता है। मतलब रूरल स्किल्स पर आप जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएंगे उससे पहले ही आपको एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना होगा 25,000 का, तो वो पोर्टल पर सबमिट होता है। सारी चीजें सबमिट करने के बाद आपको डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी हार्ड कॉपीज जो होती हैं वो डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है। डिपार्टमेंट मींस जो भी आप स्टेट एजेंसी होती है, स्टेट एजेंसी जैसे आप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, तो सारी स्टेट की अलग अलग एक स्टेट एजेंसी होती है जो पूरे स्टेट में स्किलिंग इकोसिस्टम में डील करती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपने पोर्टल पर फाइल किया है उसकी हार्ड कॉपीज आपको स्टेट एजेंसी को सबमिट करवानी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, वो 1 या 2 महीने में आप जो आपने फाइल सबमिट किया है पूरा, उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाकर सबमिट किए, उसमें जो डिपार्टमेंट होता है वो उसको स्क्रूटनाइज करता है, उनमें मार्क्स होते हैं, सारी चीजें वो चेक की जाती है और उसके बाद चेक करने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट कम होता है तो आपसे मांगा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन में आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, आपने जो भी ट्रेनिंग क्रेडेंशियल हैं, आपके जो भी प्लेसमेंट क्रेडेंशियल हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो वो आपको सारी चीजें वो प्रेजेंटेशन में बताना होता है कि आपने कितना ट्रेनिंग किया है, कितना प्लेसमेंट किया है। उसके बेसिस पर ही आपको प्रोजेक्ट सैंक्शन होना है या प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होना है उसके बारे में पता पड़ता है। सपोज करते हैं हम आपको वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्रोजेक्ट आपको सैंक्शन हो जाता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया है, सपोज करते हैं आपने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है ruralskills.in पर, वो सबमिट किया डिपार्टमेंट को, तो 5 करोड़ का जब आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको उसमें एक एक्शन प्लान बनाकर देना रहता है कि आपको कितना स्टूडेंट ट्रेन करना है। ठीक है, तो सपोज करते हैं आपने 1000 का बनाया है कुछ प्रोजेक्ट और उसके अकॉर्डिंग कुछ भी अमाउंट आपको वहां से सैंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेंच आपको मिलने वाली होती है वो होती है 25%। 25% आपको सब जो भी आपने से सपोज करें कि 1000 बच्चों को बनाया और आपको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो 5 करोड़ रुपए का आपको 25% सबसे पहली ट्रांच मिल जाएगी, डेट इज 25%। ये एडवांस में मिल जाती है। इसके लिए आपको कोई भी बच्चा ट्रेन या प्लेस करने की जरूरत नहीं होती है, ये एडवांस आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। DDU-GKY में एक बिल्कुल स्पेशल अकाउंट आपको मेंटेन करना होता है। क्या वो स्टार्ट करो पीछे, ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करो करिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो 25% आपको मिलता है, ठीक है, तो वो जो 25% अमाउंट होता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है और उसके लिए आपको एक एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें आप और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते। और जो 25% हम लोग लेते हैं डिपार्टमेंट के, उसके अगेंस्ट में हमें बैंक गारंटी उन लोगों को देनी पड़ती है। तो बैंक गारंटी जैसे ही आप सबमिट करवाते तो डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में आपको पैसा रिलीज कर देता है। ठीक है, जो DDU-GKY प्रोजेक्ट होता है उसके प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने भी जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है वो सिर्फ 70% प्लेसमेंट पर ही अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोजेक्ट फाइल करते हैं तो आपको 70% प्लेसमेंट मैंडेटरी है। कुछ चीजें और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जैसे अगर आपको प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है और आप मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो मोबिलाइजेशन का भी क्राइटेरिया इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम और दूसरे, जैसे अगर हम PMKY चला रहे हैं या कोई भी स्टेट मिशन चला रहे हैं तो जितने भी अदर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम जनरल कैंडिडेट को एडमिशन दे देते हैं। कोई सा भी बच्चा मोबिलाइज कर लेते हैं, जनरल कोई सा भी कास्ट हो, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो, कहाँ का भी हो, हम उसको मोबिलाइजेशन करके अंदर ट्रेनिंग करवाकर प्लेसमेंट करवा देते हैं। लेकिन DDU-GKY के अंदर क्या होता है कि हमें सिर्फ कुछ स्पेशल बैचेस बनाने पड़ते हैं। स्पेशल बैचेस इन मतलब उनका कंसंट्रेशन का हम लोगों को बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। सपोज करें हम जो SC का कैंडिडेट होता है वो हमें 20% लेना पड़ता है और ST का होता है वो हमें 14% लेना होता है, 14% लेना होता है, और माइनॉरिटी का हमें 9% लेना होता है, और गर्ल कैंडिडेट का जो परसेंटेज होता है वो होता है 33%। तो जैसे जो मैंने कंसंट्रेशन बनाया उन सभी कंसंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए आपको एक बैच फॉर्म करना होता है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं होती। आई थिंक उसको डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता अगर आपने इस कंसंट्रेशन में बैच नहीं बनाया है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि पेमेंट 25% एडवांस मिलता है, उससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है आपके सेंटर के लिए, सारी चीजें सेटअप करने के लिए, बच्चों के लिए।
आपको जो इनिशियल जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आप जो भी एडवांस अमाउंट आया है उससे आप यूज कर सकते हैं। पूरा जितना भी है आपका जो 25% आता है उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक PFMS लॉगिन आपको क्रिएट करके देते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। PFMS के थ्रू ही सारे के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसी से वहाँ पर वाउचर की एंट्री होती है और वहीं से हम लोगों को पूरा जो ट्रांजेक्शन जो भी हमें बैंक से करना है वो उसके वाया PFMS के ही करना होता है, ताकि PFMS में जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी सभी की एंट्री हो, तो सो दैट के डिपार्टमेंट को उसको वेरीफाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए वो एक PFMS का आपको लॉगिन देती है और आपको सारी चीजें जितनी भी फाइनेंशियल होती है उससे एग्जीक्यूट करनी रहती है। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको मोबिलाइजेशन के बारे में बताया था, इसमें जैसे 20% SC, 14% ST, इनके अलावा भी हम सिर्फ रूरल BPL यूथ को ही टारगेट करते हैं। आप जनरल कैंडिडेट्स को या फिर अर्बन BPL को, इन कोई भी कैंडिडेट्स को नहीं ले सकते। हाँ, एक क्लॉज जरूर है कि अगर किसी के घर वाले लाइफ MG नरेगा में काम किए हुए हैं तो वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो होता है इस तरीके का ये मोबिलाइजेशन होता है। अब मान लीजिए कि आपने 25% कोट कर लिया और जो भी आपको बच्चों का टारगेट मिला उसका 10% आपने तो ट्रेन कर दिया, प्लेस कर दिया, सारी चीजें हो गई, तो उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिपार्टमेंट में सबमिट होते हैं। सपोज करें हम लोगों को अगर 1500 का टारगेट मिला है और 1500 का हम लोगों को 25% का जो है वो अमाउंट मिल चुका है, और हम सपोज करते हैं कि 1500 के टारगेट पे आपको सिर्फ 10% के डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करने होते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। तो 1500 का 10% होता है 150। अब 150 में से भी आपको 70% प्लेसमेंट शो करना होता है, जो आई थिंक 105 या 110 होता है। तो उन बच्चों का पूरा 3 महीने का प्लेसमेंट रिकॉर्ड विद ट्रेनिंग, विद ये सारी कंसंट्रेशन के आपने कितने बैचेस में कितने बच्चों को पढ़ाया है, कौन कौन सी कास्ट के पढ़ाया है, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड आपको डिपार्टमेंट सबमिट करनी पड़ती है। वो सारी चीजें वेरीफाई होती है, 3 महीने के बच्चों का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड वेरीफाई होता है, सैलरी स्टेटमेंट वेरीफाई होते हैं, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, सारी चीजें वेरीफाई होती है। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको 50% अमाउंट रिलीज करता है। 50% अमाउंट रिलीज करने पर आपको बाकी जो 1500 का टारगेट अगर आपको मिला है तो बाकी बच्चों को पढ़ाना होता है। सारी चीजें कंप्लीट करके अगर आप उसको कंप्लीटली फाइनल सबमिट करते हैं तो ऑन फाइनल सबमिट रिमेनिंग 25% भी सबमिट हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको DDU-GKY के बारे में बता दी हैं। लास्टली मैं बस मतलब मेरे को बहुत सारे लोगों के कॉल भी आते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भी करते हैं मुझे, और कमेंट्स में भी बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं क्या DDU-GKY करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई मैं बहुत टाइम से इन चीजों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सभी को यही सजेशन देता हूँ कि DDU-GKY प्रोजेक्ट में जो लर्नर्स हैं, जो इनिशियल स्टेज पर हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर चालू करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरफ ना जाएं। उनके लिए और बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे NULM है, PMKY है, स्टेट मिशन है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं सिर्फ स्किल सेंटर, वो DDU-GKY की तरफ ना जाएं। और तो उनकी अगर प्रोफाइल स्ट्रांग भी है तब भी वो DDU-GKY की तरफ ना जाए, क्योंकि कंप्लायंसेस और दूसरे प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। एक एक कैंडिडेट के बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बनते हैं और वो बहुत नंबर्स में आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें गलतियों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और आप गलतियां करते हैं तो पेमेंट आपका डिले होता जाता है, और जो आपने एक्शन प्लान बनाकर भेजा है, जो भी आपने पैरा डिटेल्स आप डिपार्टमेंट को दिए, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट डिले होता जाता है। बताना चाहूंगा कि मतलब स्टेट मिशंस और PMKY और ये मतलब सभी प्रोजेक्ट से थोड़ा सा DDU-GKY प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट है। अगर किसी का मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है स्किलिंग सेंटर्स का, तो ही मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो DDU-GKY प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। अदरवाइज वो इनिशियल फेज में सिर्फ प्रोजेक्ट को समझने में लग जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग सेंटर वाला होता है वो क्या करता है कि इनिशियल फेज में पूरा प्रोजेक्ट को समझने में लग जाता है, और जब तक वो समझ पाता है जब तक 1 या 1.5 साल निकल जाता है। और DDU-GKY प्रोजेक्ट में एक्शन प्लान पर बहुत ज्यादा फोकस होता है, जो पैरा डिटेल्स होती है, जो इसीलिए के लिए भरवाई जाती है सारी चीजें, कि आपको क्या एक्शन प्लान आपने गवर्नमेंट को सबमिट किया है और किस तरीके से आपको वो विद इन टाइमलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ही वो यूजफुल होता है, तो ही उसके अगेंस्ट में आपको 50% या 25% जो आने वाली जो ट्रेंचेस होती हैं वो मिल पाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। जो DDU-GKY का जो कोर पार्ट है, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके
लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। तो इस चीज़ की जानकारी जो है DDoGKY के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ईमेल आईडी मेरी मेंशन है, आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं या फिर नीचे मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक की वजह से मैंने सभी की कॉल्स उठाना बंद कर दी है और ना मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं दिन भर में 200 to 250 कॉल्स में किसी का लेकर आंसर करूँ। पहले मैंने आप लोगों को मेरे नंबर दे दिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है उस पर, तो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक मेरे को मिलता है और इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग कि मैं एक एक कॉल उठाऊं और हाफ एन आवर या 1 आवर तक मैं उस कैंडिडेट को समझाऊं। तो इसलिए आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इस चीज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।